जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारा आज के दिन की शुरुआत करते हैं हमारे मूल विधि में। मूल विधि में हमारा अभी तक जो सेशन चला रहे हैं एक्ट हो रहा है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन, प्रोविजन फॉर वुमेन एक्ट। तो इसमें हमारा जो 5 भाग है और 37 धाराएं हैं, जिसमें से हमारा 21 धारा नंबर तक हो गया था। अब हम इसके आगे अपने टारगेट को पूरा करते हैं। मूल विधि इसमें हमारा मूल विधि में हमारा आज इसको इस धारा को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। इस धारा को जो भी सारी धारा है, धारा नंबर हमारा 21 हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं। अभिरक्षा आदेश कस्टडी ऑर्डर, अभी सेक्शन अभिरक्षा आदेश जारी कर सकते हैं इनको। कस्टडी ऑर्डर और कस्टडी ऑर्डर बच्चों की कस्टडी माता पिता के पास होगी। जो भी प्रत्याशी पर बच्चों से मिलने पर रोक रहेगी। और मतलब कि जो भी बच्चे रहेंगे, बच्चों की कस्टडी माता के पास रहेगी। माता के पास रहेगी, माता के पास होगा। और जो भी प्रत्याशी या फिर पर बच्चों से मिलने पर रोक हो गए, प्रत्याशी पर बच्चों से मिलने की रोक होगी। बच्चों से मिलने पर रोक होगी। यह है। अब धारा नंबर 22 की बात की जाए, सेक्शन 22 की बात की जाए तो प्रतिकर आदेश दे सकते हैं। प्रतिकर आदेश रिलीफ ऑर्डर या फिर कंपनसेशन ऑर्डर। रिलीफ ऑर्डर या फिर कंपनसेशन ऑर्डर। रिलीफ ऑर्डर या फिर कंपनसेशन ऑर्डर यानी प्रत्याशी पर मजिस्ट्रेट के द्वारा हर्जाना लगाया जाना। प्रत्याशी पर रिस्पोंडेंट पर्सन ऑफ फाइंड टू बाई मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रत्याशी पर हर्जाना लगाया जाएगा। यह है। और इसमें क्या होगा? रीजन, कारण क्या होगा? कारण व्यतीत को कष्ट देना, अग्रीवेटेड पर्सन या हमेशा महिला होगी, यह हमें पता है। इसमें मानसिक प्रताड़ना देना, मानसिक प्रताड़ना देना और फिर भौतिकी प्रताड़ना देना, भौतिकी कष्ट देना,
और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर जो भी कष्ट होगी मेंटल, फिजिकल, डोमेस्टिकल वायलेंस, ये सारी चीज़ें कारण। और धारा नंबर 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। आदेश देने की शक्ति। आदेश देने की शक्ति क्या होगी इसमें? अंतरिम में एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति सीधे मजिस्ट्रेट को होगी। मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू वन साइड यह ऑर्डर अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो सीधे ऑर्डर वह एग्रीगेटिव के पक्ष में सुनवाई कर सकते हैं। और 24 में हमारा न्यायालय द्वारा आदेश के प्रति प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। न्यायालय द्वारा आदेश ऑर्डर की प्रतियां का निःशुल्क दिया जाना। यानी कि इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतियां पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी निर्णय आए हैं, जो भी आदेश आया है वह निःशुल्क दोनों प्रतियों को दिया जाएगा। एग्रीगेटिव पर्सन को भी और रिस्पोंडेंट पर्सन को भी, दोनों को प्रतियां दी जाएंगी, उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट बोथ ग्रोस बाई प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा। और धारा नंबर 25 की बात की जाए, यहीं पर धारा नंबर 25 की बात की जाए तो धारा नंबर 25 में आदेश की अवधि और आगे परिवर्तन, उनमें परिवर्तन की बात कही गई है। आदेश की अवधि, ऑर्डर टू टाइम लिमिट ऑफ ऑर्डर। आदेश की अवधि और उनमें परिवर्तन। परिवर्तन क्या क्या हो सकता है? हम हमेशा ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट बाई मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू एग्रीगेटिव पर्सन एंड रिस्पोंडेंट पर्सन। आदेश देगा टू टाइम लिमिट में। टाइम लिमिट क्या होगी अपने इस केस की? और 26 में अन्य वादों और विधिक कार्यवाही का अनुतोष। अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों के अनुतोष। कार्रवाइयों का अनुतोष।
इस तरह से। और 27 की बात की जाए तो, धारा नंबर 27 की बात की जाए तो धारा नंबर 27 की बात की जाए तो धारा नंबर 27 में हमारा कि अधिकारिता, क्षेत्राधिकार, जज का क्षेत्राधिकार, जुडिशियल का क्षेत्राधिकार कितना है, इसकी बात की गई है 27 में। धारा नंबर 27 में क्षेत्राधिकार यानी क्षेत्राधिकार यानी कि इसमें अधिकारिता कितने हैं जुडिशियल की, जुडिशियल की अधिकारिता के क्षेत्र के नाम। प्रथम श्रेणी के न्यायिक जज, इसमें प्रथम श्रेणी का न्यायिक जज होगा। प्रथम श्रेणी का न्यायिक जज ऑर्डर देगा, सुप्रीम ऑर्डर देगा। प्रथम श्रेणी का न्यायिक जज प्रथम श्रेणी का न्यायिक जज होगा, और मतलब कि फर्स्ट क्लास जज होगा। और फिर 28 में ही इसमें हमारे 28 में इसकी प्रक्रिया की बात की गई है। प्रक्रिया की बात की गई है। प्रक्रिया की बात की गई है। दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होगा। दिया गया प्रक्रिया क्या होगी? दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय यानी लागू होगा। और 29 में एग्रीगेटिव पर्सन यानी या रिस्पोंडेंट पर्सन, एग्रीवेटेड पर्सन और रिस्पोंडेंट पर्सन सेक्शन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के निर्णय को 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है, जिसे अपने निर्णय से वह खुश नहीं हो। निर्णय से दोनों व्यक्ति सेक्शन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के निर्णय को 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। तो यह हमारा भाग 4 और धारा 29 तक हो गया। अब हमारा भाग 5 में हमारा प्रकरण है मिसलेनियस है। हमारा अब भाग 5 में मिसलेनियस है प्रकरण। धारा 29-30। धारा 30 में धारा 30 से लेके 31 तक है। तो हमारा धारा 31 में देख लेते हैं। धारा 31 में यदि प्रत्याशी द्वारा संरक्षण आदेश को भंग कर देता है तो उसके साथ पेनाल्टी लगेगी। इसे फिर दंडित किया जाएगा। धारा 31 में यदि प्रत्याशी रिस्पोंडेंट पर्सन के द्वारा संरक्षण आदेश को भंग करता है तो उसे पेनाल्टी होगी।
तो इसे पेनाल्टी लगेगी और फिर उसे हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा, जुर्माना लगेगा। और इसमें कारावास हो सकता है 1 साल और जुर्माना 20,000 रुपये तक का हो सकता है, और या फिर दोनों हो सकता है, दोनों से हो सकता है। और घरेलू हिंसा में सज़ा का प्रावधान, इसमें इस जो एक्ट है, ये इस अधिनियम के द्वारा सजा कोई नहीं दी जाती है, बस डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी एक्ट को ले आया गया है। जुर्माना और सजाएं केवल बीएनएस और बीएनएसएस के द्वारा ही दी जाती है, सजाएं। जो भी आप गलत करते हैं तो इसके द्वारा दी जाती है। इसमें सजा हमारा क्या है, बीएनएस में 85 धारा 85 में बताया गया है कि इसमें 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और अधिकतम 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। बीएनएस में बताया गया है कि 85 की धारा के अनुसार, सेक्शन के अनुसार इसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है या फिर अधिकतम 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। 10 साल की सज़ा हो सकती है। और धारा 32 में धारा 31 के अधीन हुए अपराधों की प्रवृत्ति, धारा 31 में के अधीन, धारा 31 के अधीन हुए धारा 32 में धारा 31 के हुए अपराधों की प्रवृत्ति क्या होगी, यानी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय अपराध होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा यानी संज्ञेय अपराध होगा। और फिर अजमानती होगा यानी नॉन वायलेंस, जमानती होगा यानी नॉन वायलेबल होगा। सारी चीज़ें हैं। अब धारा 33 में संरक्षण अधिकारी के द्वारा कर्तव्य का निर्वहन किया जाना। संरक्षण अधिकारी के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन ना किया जाना। संरक्षण अधिकारी के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन ना किया जाना। संरक्षण अधिकारी के द्वारा 33 में संरक्षण अधिकारी के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन ना किया जाना। यानी कि when protection officer did not for his duties। और इसमें क्या है, सज़ा 1 साल हो सकती है, और जुर्माना 20,000 रुपये तक हो सकता है। जुर्माना 20,000 रुपये तक हो सकता है। संरक्षण अधिकारी अगर कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तब। और इसमें सीधे आए कि धारा 34 में प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ, पीओ के खिलाफ अगर आप ये जांच अगर पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो अगर उसके खिलाफ
केस दर्ज करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तो वो सबसे पहले आपको राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी अगर आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कुछ ऐसा कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। अगर मजिस्ट्रेट भी सोच रहा है, मजिस्ट्रेट तो नहीं सोच, लेकिन कोई भी अगर इसके खिलाफ भी गया तो सबसे पहले आपको राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। धारा 35 में धारा 35 में हमारा है सरकारी कर्मचारियों द्वारा सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के संरक्षण। सद्भावपूर्वक सरकारी कर्मचारी द्वारा सद्भावनापूर्व कार्यवाही के संरक्षण। कार्रवाई के संरक्षण। अन्य कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर सद्भावनापूर्वक में कार्य कर रहा है। और 36 में हमारा 37 हमारा इसमें सीधे 37 में हमारा है इस एक्ट में केंद्र कानून बना सकता है। यानी कि 36 में हमारा होगा तो फिर कुछ राज्यों में राज्य भी कानून बना सकता है, कुछ आधार पर राज्य भी कानून बना सकता है। इस 37 में इसमें केंद्र कानून बना सकता है, इस एक्ट में केंद्र कानून बना सकता है। तो इसमें आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू। जय हिंद।